नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष पुनः भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री के लिए राज्य स्तर पर एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जा रही है। ये टेस्ट सीरीज मुख्य रूप से 2 जुलाई रविवार से प्रारंभ हो रही है, जो निरंतर सीजीपीएससी प्री एग्जाम से पहले तक संचालित की जाएगी। इस टेस्ट सीरीज की विशेषताएं ये है, ये कुल टेस्ट आपके लिए 50 होंगे, जिसमें से 31 जीएस का और 19 क्या होंगे, सी सेट के प्रश्न होंगे, जो आपके प्री एग्जाम से पहले आपकी जो तैयारी है उसको आंकलन करने का क्या है, सबसे बेहतर माध्यम होगा आपके लिए। ये टेस्ट सीरीज मुख्य रूप से ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, उसके साथ साथ जो ऑनलाइन भी इसको देना चाहते हैं उसके लिए भी सुविधाएं हैं, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन की सुविधा भी है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी ब्रांचेस है, जैसे कि मुख्य ब्रांच रायपुर में है और एक और ब्रांच है हमारे अनुपम गार्डन के पास, इसके साथ साथ बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग, भिलाई और अन्य जगह से भी आप ऑनलाइन इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ न्यूनतम फीस पर है। ये ऑफलाइन अगर ज्वाइन करते हैं तो 2000 प्लस क्या होगा आपका जीएसटी, ऑनलाइन में वही 1500 प्लस क्या होंगे, ये जीएसटी होंगे। प्रथम जो 2 टेस्ट होंगे आपके जीएस के और सी सेट के, वो पूर्णतः सभी विद्यार्थियों के लिए क्या होगा, एक निःशुल्क होगा ये, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बड़े हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमारा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को खाली स्थान जगह के नाम से जाना जाता है। यहां पे बात करें अगर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा, भारत का दक्षिणतम भूभाग, तो भारत में ये वाला जो पार्ट है आपका तमिलनाडु और ये है आंध्र प्रदेश, तो इसके जो तटीय भूभाग है इसको किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जब चोल साम्राज्य था तो उनका क्षेत्र जहां तक विस्तृत था उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता था, कोरोमंडल तट। और ये मुख्य रूप से कहां पे है, तो तमिलनाडु में, लेकिन आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल होता है, तो 2 राज्यों में बोल सकते हैं। और साथ साथ जब चोल ने पूरे बंगाल की खाड़ी पे राज किया तब इसको क्या बोला गया, चोलों की झील के नाम से जाना गया, चोलों की झील। इसको आप इतिहास में पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी को, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वलित पर्वत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। पूछा गया वलित पर्वत नहीं है, पूछा गया, क्योंकि हमारी आदत यह हो चुकी है कि पहले प्रश्न पढ़ते हैं एक लाइन, सीधा आंसर लगा देते हैं, अरावली पर्वत या और कुछ पर्वत। तो पहले प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे, आजकल पैटर्न चेंज हो गया है, ये नहीं है पूछा गया है। तो पहले समझना यहाँ पे वलित पर्वत होता क्या है। जब 2 प्लेटें आपस में गति करती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरह अगर देखें तो एक गति होता है अभिसारी गति। तो अभिसारी गति होता है, इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती है, जिसके परिणाम स्वरूप जिस पर्वत का निर्माण होता है ये कहलाता है वलित पर्वत। जैसे कि हम देखते हैं कौन सा, हिमालय पर्वत, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के अभिसारी गति के परिणाम स्वरूप बना है ये। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अरावली पर्वत भी कैसा है, एक वलित पर्वत है, हिमालय भी है, अल्पस पर्वत भी है। लेकिन बात करें विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत का, तो ये दोनों पर्वतें भ्रंशम के द्वारा बनता है, भ्रंशम के द्वारा, या इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लॉक पर्वत। इसी को क्या बोला जाता है, ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। जैसे कि एक प्लेट है, मान लो जाए ये एक प्लेट है, इस प्लेट के दोनों हिस्सा, ये वाला पार्ट अगर नीचे धंस जाए, ये पार्ट अगर नीचे धंस जाए और ये बीच वाला जो पार्ट है उठा हुआ है, तो इसकी अपेक्षा उठा वाला भाग क्या कहलाता है, एक पर्वत कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन हो जाएगा आपका, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत। क्लियर। नेक्स्ट देखें, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भारत का जो दक्षिणतम भूभाग है, इसके भूभाग में ये वाला जो पार्ट है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में जो पार्ट है ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पे हम देखते हैं यूरोपियों के आगमन के समय से ये जो केरल है, केरल राज्य,
तो यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह जो यूरोपीय आगमन के समय से अभी वर्तमान तक व्यापारिक केंद्र का, अरब सागर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि यहां से व्यापारिक केंद्र था मुख्य रूप से, तो वहां से क्या है, ये केंद्र बिंदु है व्यापार का। यूरोपीय आगमन आप पढ़ते होंगे पुर्तगाल वगैरह, तो वहीं से केंद्र बिंदु था, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, अरब सागर की रानी। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच पड़ने वाला पर्वत श्रृंखला कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती नदी, हम अगर देखें नर्मदा और ताप्ती नदी का, तो यहां पे हम पढ़ते हैं एक विंध्याचल पर्वत और एक पढ़ते हैं हम सतपुड़ा पर्वत। ये विंध्याचल है और ये सतपुड़ा पर्वत। जहां पे दो पर्वतें मिलती है वहां पे क्या बनते हैं, पर्वतीय गाढ़ बनता है। यहाँ पे जो पर्वतीय गाढ़ बना है वही कहलाता है आपका अमरकंटक का पठार। अमरकंटक का पठार, इन दोनों पर्वतों के बीच से, या बोले अमरकंटक के पठार से एक नदी निकलती है जिसकी नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणतम भूभाग से निकलती है जिसका नाम है तापी नदी। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत। क्रम में देखेंगे विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, फिर कौन सा आपका ताप्ती नदी। तो दोनों के बीच में स्थित पर्वत कौन सा आपका, ऑप्शन के अनुसार डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखिए, अगर निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है। देखो क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे कि शहर की बात किया जा रहा है, यहाँ पे कौन सा शहर का तट सबसे लंबा है। आप लोग पढ़े होंगे कि भारत की जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा 9 राज्यों के साथ बनती है। एक आप पढ़ते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और ये केरल। पश्चिम में 5 राज्य है, कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और एक छोटू सा कौन है आपका, गोवा। ये 5 है यहाँ पे। यही बात करें पूर्व की ओर तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल, 4 यहाँ पे है। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि कौन सा राज्य जो है सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होता, गुजरात हो जाता। लेकिन यहाँ पे शहर की बात किया गया है और ऑप्शन में भी आपके शहर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में एक मरीना बीच के नाम से आप सुने होंगे। ठीक है, चेन्नई, इसी चेन्नई का शहर जो है सबसे लंबा है, लगभग 13 किलोमीटर के आसपास, बीच जिसको बोला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर भी होगा आपका चेन्नई। लेकिन कभी क्वेश्चन पूछे कि सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो आपका कौन सा है, गुजरात होगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चाबहार बंदरगाह, ये चर्चित है अभी बहुत ही ज्यादा। चाबहार बंदरगाह कहां पे स्थित है, ये बोल सकते हो कि भारत का पॉलिटिकल भी है और जियोग्राफिकल भी क्या है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अदन की खाड़ी, ये भी नहीं है, फारस की खाड़ी नहीं है, आंसर होगा आपका सी, ओमान की खाड़ी, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित था। अगर मैप में देखें इसी को, तो ये वाला जो व्हाइट वाला दिख रहा है ये हमारा क्या है, भारत। ठीक है, और जो चाबहार बंदरगाह है ईरान पे स्थित है यहाँ पे। ठीक है, ये भारत और ईरान के लिए क्या है, व्यापारिक के साथ साथ पॉलिटिकल भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे बंदरगाह बन गया, ये भारत और ईरान के सहयोग से वहां पे प्रस्तावित, मतलब बन ही रहे समझो यहाँ पे, है ना। और ईरान का एकमात्र क्या है, एक पोर्ट भी है। इससे क्या होगा, भारत जो है व्यापार करना चाहेगा तो आसानी से अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया, इसके अलावा कौन से हिस्से में, यूरोप वाले हिस्से में क्या हो सकता है, व्यापार हो सकता है। क्योंकि यहां से व्यापार करना तो संभव नहीं है, क्योंकि बीच में कौन है, ये रोड़ा उत्पन्न करने वाला है कोई ना कोई। तो ये हमारे लिए, भारत देश के लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो याद कर लेना चाबहार बंदरगाह। और यहीं पे पाकिस्तान में चीन के द्वारा यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह बनाया जा रहा है, ग्वादर बंदरगाह। तो जिसका क्या कर सकते हैं हम लोग, भारत और पाकिस्तान जो दोनों में भिड़ंत है और चीन वहां पे सहयोग दे रहा है, उसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं वहां पे। बढ़े आगे प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है, पूछा गया है। खरीफ फसल नहीं है, तो भारत में हम देखते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के फसल पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं खरीफ फसल जो कि मानसून में बोई जाती है, एक हम लोग पढ़ते हैं रबी फसल, और एक हम लोग पढ़ते हैं जायद फसल, या इसी को नकदी फसल भी कहा जाता है।
तो यहाँ पे खरीफ फसल नहीं है बोला जा रहा है, अर्थात गेहूं और जौ जो कि कैसी फसल है, एक रबी फसल में आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग आंसर कौन सा जाएगा, सी सही हमारा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था। डेंसिटी पूछा गया है कि सबसे कम किसका था। तो हम अगर देखें वर्ष 2011 की जनगणना जो कि भारत की 15वें नंबर का क्या था, जनगणना था। हम देखते हैं 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन 1881 में क्या हुआ था, नियमित जनगणना हुआ था, है ना। तो ये 2011 के अनुसार पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखें जन घनत्व, तो जन घनत्व होता क्या है, तो जन घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया से निकाला जाता है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या। अगर बात करें 11 के अनुसार तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे अधिक की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पता हुआ कहाँ पे है, बिहार पे है। तो बिहार का है कितना, 1106। आप अनुमान लगा सकते, सोचो कहाँ 117 और कहाँ ये 1106। तो हमारा आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर जिसे आमतौर पर सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, किस महासागर में स्थित है। जहां पे सर्वाधिक भूकंप आता है वो तो आप जानते होंगे जापान, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है। तो ये दोनों हिस्सा कौन से महासागर के अंतर्गत है, या उस एरिया में जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम मैप में अगर दिखाएं आपको तो ये देख सकते हो आप, इसको रिंग ऑफ फायर क्यों बोला गया, क्योंकि ये संरचना जो है देख सकते हो आप, ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका ये वाला, ठीक है, और ये है आपका जापान, और ये आपका यूरोप है, सॉरी ये आपका एशिया, रूस है यो, ठीक है, और ये आपका भारत। यहाँ पे देखो एक रिंग के समान क्या है, संरचना बन रही है। तो इसी एरिया को बोला जाता है कि आपका रिंग ऑफ फायर, जो मुख्य रूप से कौन सा है, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर। तो अगर क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए जो है आपका सही आंसर होगा यहाँ पे, प्रशांत महासागर, क्योंकि ये सब जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से हो रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ब्लू माउंटेन शिखर, ब्लू माउंटेन शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। ये बहुत ही अभी चर्चित है और आने की प्रायिकता ज्यादा है। अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट की बात करें अगर, तो नॉर्थ ईस्ट में हम पढ़ते हैं ये बीच वाला हिस्सा कौन सा आपका, ये असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये वाला त्रिपुरा छोटा वाला जो कि 3 ओर से किससे घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है, और इसी से लगा हुआ है आपका ये मिजोरम। इसी मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन, जिसको इस एरिया में और बोला जाता है फवंगपुई, फवंगपुई के नाम से जाना जाता है, जिसका हाइट लगभग 2157 मीटर के आसपास है वो। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मिजोरम में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, आपका ब्लू माउंटेन है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने सीमाओं का साझा अधिकतम राज्य के साथ करता है। तो यहाँ पे मैप में अगर देखें हम लोग तो ये भारत का मैप है, तो यहाँ पे आपको कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो इसको ध्यान से समझेंगे, उत्तर प्रदेश को सेंटर में लेना और दिशा को देखना। यहाँ पे नॉर्थ में कौन कौन सा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बात करें वेस्ट में तो कौन कौन सा, यहाँ पे राजस्थान और एक आपका हरियाणा, राजस्थान और एक कौन सा है, हरियाणा। दक्षिण की ओर बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और पूर्व की ओर बात करें तो एक आपका बिहार है और एक आपका झारखंड है। तो आप अगर देख रहे हैं दिशा पे तो 2-2 का पेयर अगर लेंगे तो 2-2 का पेयर कितने होंगे, 8 राज्य होंगे, टोटल 8 राज्य। इसके अलावा यहाँ पे है आपका राजधानी न्यू दिल्ली, तो टोटल 9 के साथ क्या बनाती है, सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर अगर देखें तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। हिमालय खालिस्तान पहाड़ों का एक उदाहरण है। देखिए पहले ही प्रश्न में मैंने इसका एग्जांपल अच्छे से समझाया था आपको, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कौन सा आंसर सही होगा। देखते हैं पहले प्रश्न को कितना समझ पाए हो आप, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर।
दक्षिण भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नहीं है पूछा गया क्वेश्चन में, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाओं के कारण चेन्नई अर्थात तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है। हाँ, हम पढ़ते हैं उत्तर पूर्व मानसूनी हवाओं से तमिलनाडु में वर्षा होती है, ये ऑप्शन सही हो गया आपका। दूसरा, तमिलनाडु में गर्मी के तुरंत बाद मानसून में अधिकांशतः मतलब बहुतायत या बोल सकते हो सर्वाधिक, गर्मी के तुरंत बाद, जैसे कि अभी गर्मी खत्म हुई है, क्या वहां पे मानसूनी हवाओं से सबसे ज्यादा वर्षा होती है क्या? ये पूछा गया। तो यही ऑप्शन क्या है आपका, ये गलत। देख लेते हैं और अगला ऑप्शन कौन कौन सा है। अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था 2695 मीटर है हाइट, इसका सबसे ऊंची चोटी है। मैंगलोर की तुलना में बेंगलोर में कम वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बेंगलोर है वो पश्चिमी घाट के पूर्व हिस्से में है, इधर है। तो ये क्या हो जाता है, जब मानसूनी हवा प्रवेश करती है तो वृष्टि छाया प्रदेश है, इस कारण बेंगलोर में इसकी मैंगलोर की तुलना कम वर्षा होती है वहां पे। और आप देखते हैं कि जब उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा आती है तो तमिलनाडु में अधिक वर्षा होती है यहाँ पे। इसी कारण आप पढ़ते हो कि तमिलनाडु में एक नदी है कावेरी नदी, वो एक सदनीय नदी है जो हमेशा क्या रहता है, उसमें पानी रहती है, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही है आपका। क्लियर? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की अंतरतम परत मुख्य रूप से किससे बनी हुई है? यहां पे बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, तो हम पढ़ते हैं इनर कोर, आउटर कोर, चार पढ़ते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटिल और एक पढ़ते हैं आप सबसे ऊपर वाला क्रस्ट। तो यहाँ पे इंटरनल पार्ट को पूछा गया मुख्य रूप से, देखिए ये मैप में आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट इनर कोर, आउटर कोर, मेंटिल और सबसे ऊपरी भाग क्रोट कहलाता है। तो ये मुख्य रूप से ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन निकिल और लोहा, यही ऑप्शन क्या है आपका, सही है। यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन से तत्व पाए जाते हैं, धातु, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के किस सतह को डोलड्रम कहा जाता है? तो ये जो डोलड्रम शब्द है जलवायु के पार्ट में आप अध्ययन करते हैं इसका, तो डोलड्रम को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम अगर पृथ्वी के जलवायु का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है ये कहलाती है विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा। और आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया गया था कि यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर सर्वाधिक क्या होती है, सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट पड़ती है, अर्थात बोल सकते हैं कि अधिकांशतः समय जो भूभाग है मध्य वाला गर्म होता है, मतलब हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। और आप बेसिक चीजें जानते हैं कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू कैसे चलती है, लो प्रेशर की ओर चलती है। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब से जो व्यापारिक पवन आती है वो कैसा चलेगी, विषुवत रेखा की ओर चलती है, प्रवाहित होती है इस प्रकार से। जब ये व्यापारिक पवन इस विषुवत रेखा के पास पहुंचती है, नॉर्थ में 5 अक्षांश और साउथ में 5 अक्षांश यहाँ पे, और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है, तो हवाएं भूमध्य रेखा की ओर जा रही है। जब इस अक्षांश से पहुंचती है तो ये हवा क्या हो जाती है, ऊपर की ओर उड़ जाती है, जिसके वजह से इस क्षेत्र को बोला जाता है शांत पेटी बोलते हैं, इसी को शांत पेटी। मौसमी घटनाएं बहुत कम होती है इस कारण यहाँ पे, और इसी को बोला जाता है जलवायु शब्द में क्या, डोलड्रम। तो थोड़ा ध्यान देंगे, डोलड्रम कहां पे बन रहा है, तो भूमध्य रेखा के आसपास बन रहा है, नॉर्थ में 5 अक्षांश और साउथ में 5 अक्षांश के आसपास। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्रुवीय में नहीं बन रहा है, उपोष्णमाले में उच्च दाब बोला ना, यहाँ पे ध्यान देना, नहीं बन रहा है, भूमध्यवर्ती अर्थात भूमध्य रेखा में निम्न दाब का क्षेत्र, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरियोलिस बल, देखिए ये भी वही उसी से जुड़ा हुआ है। कोरियोलिस बल का प्रभाव किसका परिणाम है? हम बात करें अगर पृथ्वी की गति का, तो पृथ्वी 2 प्रकार से गति करता है, एक गति होता है घूर्णन गति और एक होता है परिक्रमण गति। घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या होता है, जब वो अपने ही एक्सिस अक्ष पे क्या करता है, चारों ओर घूमता है। और परिक्रमण क्या होता है, जब किसी पिंड के सापेक्ष अर्थात सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है पृथ्वी, तब वो परिक्रमण कहलाती है। इसके वजह से ऋतु परिवर्तन होता है, इसी वजह से क्या होता है,
ऋतु परिवर्तन, और इसके वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है, दिन और रात। तो यहाँ पे जो घूर्णन गति है, ये पृथ्वी घूर्णन गति कैसे करता है, वेस्ट टू ईस्ट करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, जिसके वजह से ये पृथ्वी में जो वायुमंडल है, अब जैसे कि मान लो जाए एक हवा गति कर रही है इस प्रकार से, अब पृथ्वी की गति कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, तो क्या करेगा, पृथ्वी का घूर्णन गति इस हवा की गति को अपने दाहिने ओर मोड़ देती है, जिसको पहली बार कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने बताया। फिर बाद में फेरल का जब नियम आता है तो उन्होंने क्या करता है, इस घूर्णन गति को, या बोल सकते हो जिस घूर्णन गति के वजह से हवाओं की दिशा में परिवर्तन होती है, तो हवाओं की दिशा में कहां परिवर्तन हो रही है, दाईं ओर परिवर्तन हो रही है, इसी बल को बोला गया क्या, कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल किसका प्रभाव है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति का ही क्या है, वो प्रभाव है। और ये भी ध्यान देना, अगर बात करें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में तो हवाएं हमेशा कहां मुड़ती है, दाहिने ओर, और दक्षिण में बात करें तो हवाएं कहां मुड़ती है, हमेशा बाईं ओर मुड़ती है। ये कोरियोलिस बल का ही क्या है, ये प्रभाव है। तो क्वेश्चन को समझेंगे वहां पे क्या पूछा गया है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सड़क श्रेणियों में किसमें भारत की कुल सड़क लंबाई की अधिकतम प्रतिशत है। हम देखते हैं कि परिवहन के लिए भारत में जो सड़क मार्ग है वो 4 प्रकार से आप अध्ययन करते हैं। एक नेशनल हाईवे पढ़ते हैं, एक स्टेट हाईवे, और एक पढ़ते हो डिस्ट्रिक्ट या जिला, और एक पढ़ते हो आप लोग ग्रामीण सड़क। तो भारत में जो ग्रामीण सड़क की जो प्रतिशत है क्या है, सबसे अधिक है, लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़क, जो मुख्य रूप से जिले के सड़क को जोड़ता है गांव के सड़कों को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, किस नदी को बंगाल का शोक, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है समझो। तो यहाँ पे जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी पे ही क्या मिला था, पहली बार कोयला मिला था, कोयले का साक्ष्य, क्योंकि इसी दामोदर घाटी को जैविक मरुस्थल भी बोला जाता है, जैविक मरुस्थल, क्योंकि यहां से जो नदी बहती है वो कोयले के खानों से बहती है, इस कारण वो नदी मतलब प्रदूषित ही रहेगा, और प्रदूषित नदी में जब बाढ़ आएगा तो बंगाल में क्या होगा, ये हानि पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है, बंगाल का शोक बोलते हैं। बढ़े अगले प्रश्न की ओर, भूतापी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का संसाधन है। भूतापी ऊर्जा, जियोथर्मल पावर प्लांट का नाम सुने होंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ में भी तातापानी जो है जियोथर्मल पावर प्लांट है जो, उसी प्रकार यहाँ पे पूछा गया है किस प्रकार की ऊर्जा। तो आप 2 प्रकार से पढ़ते हो, एक पढ़ते हो नवनीकृत ऊर्जा, नवनीकृत, और एक पढ़ते हैं अनवनीकृत, अनवनीकृत, जिसको आप लोग परंपरागत और गैर परंपरागत के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भूतापी ऊर्जा नवनीकृत मतलब क्या है, ऐसा ऊर्जा है जो आगे चलकर उसको हम नवीनीकरण कर सकते हैं। वो स्वतः क्या होता है, ताप है, तो ताप क्या होगा, स्वतः अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, नवीनीकृत। लेकिन बात करूं अगर मैं पेट्रोलियम का, तो पेट्रोलियम का एक बार यूज करने के बाद वो दोबारा यूज नहीं होता है, लेकिन इसका प्रयोग हो सकता है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर सी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था मुख्य रूप से। आगे हमसे जुड़े रहेगा और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते रहेंगे आप। जब तक के लिए धन्यवाद।